हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। और आज के सेशन में हम लोग बाल विकास और शिक्षा शास्त्र पढ़ने वाले हैं। जैसा कि कल का हमारा प्रीवियस सेशन जो है पर्यावरण अध्ययन के ऊपर था, तो जिन भी स्टूडेंट्स ने वो सेशन नहीं देखा है वो सेशन जाकर आप ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरा सेशन देख सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट बाल विकास की भी रेडी है और हमारे पर्यावरण अध्ययन की भी रेडी है, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन की 3 प्लेलिस्ट है। पर्यावरण अध्ययन आपको अलग मिलेगा, पर्यावरण पेडागोजी जो होती है वो अलग मिलेगी और पर्यावरण के मॉक टेस्ट आपको अलग से मिलेंगे। तो 3 अलग अलग प्लेलिस्ट है, आप उसको विजिट करें। बाल विकास की भी 2 प्लेलिस्ट है। बाल विकास जो हम चैप्टर वाइज कुछ मैंने यहाँ पर पढ़ाए हुए टॉपिक वो आप यहाँ पर देख सकते हो और साथ ही बाल विकास के मॉक टेस्ट की सीरीज़ भी यहाँ पर अवेलेबल है, जिसमें 40+ मॉक टेस्ट हमने प्रीवियस ईयर के पेपर लगाए हुए हैं, तो वो चीज़ आप वहाँ जाकर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक बाल विकास का कोर्स नहीं लिया है, प्लीज़ आप बाल विकास का कोर्स ले लीजिए यदि आप पूरा डिटेल में हर एक चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं, जिसके लिए आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8770803840। इस पर आप हमसे कांटेक्ट करके बाल विकास का पूरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी कोर्स, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, टेस्ट सीरीज़, यदि आप कुछ भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के सेशन में हम बाल विकास का जो ग्रेड 2 का जो पेपर है उसको करने वाले हैं, क्योंकि सभी तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलते हैं। एक लेवल बना हुआ रहता है, क्योंकि मेन होता है लैंग्वेज। यदि आप अच्छे से बाल विकास के लैंग्वेज को समझ जाते हैं तो आप आसानी से बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो सीटेट का ही पेपर क्यों ना हो, किसी भी टीईटी एग्ज़ाम का पेपर होगा तो उसको आप बहुत आसानी से सॉल्व यहाँ पर कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, स्वलीनता यानी कि ऑटिज्म जो होता है बच्चों में की कठिनाई होती है जब बच्चे ऑटिज्म से पीड़ित होते हैं। एक पेपर और हमने लगाया था जिसमें हमने ऑटिज्म को पढ़ा था। हमने देखा था कि तारे ज़मीं पर एक मूवी थी जिसमें एक छोटा सा बच्चा रहता है, ईशान, वो ऑटिज्म से पीड़ित रहता है। वो लोगों से बातचीत करने में बहुत शाय फील करता है, अपने विचारों को दूसरों के साथ बताने में, या फिर एक तरीके से हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेट करने में उसे बहुत अजीब सा फील होता है। मतलब वो लोगों से बातचीत नहीं करता है, अपने विचारों को दूसरों के साथ शेयर नहीं करता है, अपनी परेशानियां व्यक्तियों के साथ नहीं बताता है। तो ये एक प्रकार की स्वलीनता बोला जाता है, ऑटिज्म बोला जाता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है ऑटिज्म में बच्चों को किस प्रकार की कठिनाई होती है। ऑटिज्म एक प्रकार का सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक संपर्क वाला डिसऑर्डर होता है। इसमें व्यक्ति जो है दूसरों से बातचीत करने में थोड़ा शर्माता है या फिर खुद को अनकंफर्टेबल वो वहाँ पर फील करता है। तो देखो, दृष्टि वाला कोई इशू नहीं है इसमें। बुद्धि, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान होते हुए भी बच्चे खुद को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वीक फील करते हैं, तो बुद्धि वाला भी कोई इशू नहीं है। बॉडी मूवमेंट वाला भी कोई इशू नहीं होता है, वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, बस उनके अंदर थोड़ी सी शाइनेस होती है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अनुपयुक्त व्यवहार विश्लेषण निम्नलिखित के लिए एक अधिक प्रभावी उपचारात्मक विधि माना जाता है। अनुपयुक्त व्यवहार मतलब उस व्यक्ति का व्यवहार उचित नहीं है, ठीक है। अनुपयुक्त व्यवहार विश्लेषण निम्न के लिए एक अधिक प्रभावी उपचारात्मक विधि माना जाता है। तो ये एक प्रकार का, अभी जो हमने पढ़ा ऑटिज्म स्वलीनता जो है, इसी का आंसर है ये। देखो, इस प्रकार की विकृति को बोला जाता है, ये ASD का फुल फॉर्म है, मैंने आपको प्रीवियस सेशन में भी बताया था। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, यही होता है, स्वलीनता ही होता है, इसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी बोला जाता है। तो ये इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ASD जो है एक प्रकार की उपचारात्मक विधि होती है, जो कोई भी अनुपयुक्त व्यवहार कर रहा हो उसका रिमीडियल करने का, उसका उपचार करने का। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और 1 जुलाई से हम लोग जो पेड कोर्सेस है उसके अंदर सारे प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हुए हैं वो सारे सॉल्व करवा रहे हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स को क्लासेस ज्वाइन करना है वो जल्दी से जल्दी 1 से 2 दिन में डिसाइड कर लें और जल्दी से जल्दी अपनी क्लासेस को ज्वाइन कर लें, ताकि वो भी जो अदर स्टूडेंट जो ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं उनके साथ मर्ज हो सके, ठीक है। इसके अंदर सारे पेपर आपको ग्रेड 1 के सारे पेपर और ग्रेड 2 के सारे पेपर इंक्लूडिंग सीटेट के जितने भी पेपर होते हैं वो सारे पेपर आपको पेड कोर्सेज की हम एक न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर आपको सारे रिवीजन बैचेस रहेगी, उसके अंदर सारे पेपर आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। तो आप जितना जल्दी करें उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए सही रहेगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को रिवीजन करने का बहुत ही अच्छा मौका मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीम शिक्षण पद्धति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य नहीं है। टीम शिक्षण मतलब कि हम लोग टीम में बच्चों को पढ़ाते हैं ना, टीम टीचिंग करवाते हैं कि आपको समूह में रहकर किस तरीके से काम करना है, आप टीम के मेंबर हो, ठीक है। तो आपको किस तरीके से टीम को देखना है, यदि आप टीम के हेड हो तो आपको टीम को किस तरीके से मैनेज करना है, तो उसके लिए क्या चीज़ यहाँ पर सही नहीं होगी।
देखो पहला ऑप्शन है टीम के सदस्यों के बीच सामंजस्य बनाए रखने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो क्या इस तरीके की सिचुएशन आती है क्या। दूसरा है यह वित्त के संदर्भ में शिक्षण के अन्य विधियों की तुलना में सस्ता होता है। तीसरा है मानव संसाधन के सर्वोत्तम उपयोग के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। या ऑप्शन डी है यह समय निर्धारक के संदर्भ में शिक्षण का एक अत्यंत लचीला तरीका है। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो सकता है। चारों स्टेटमेंट हमने पढ़ लिए हैं। पहला हमसे पूछा गया था कि कौन सा कथन आपको सत्य नहीं लग रहा है, तो पहला ऑप्शन हमें बोल रहा है कि टीम के सदस्यों के बीच में सामंजस्य बनाए रखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मतलब हम लोग अलग अलग लोगों को मिला रहे हैं, यहाँ पर टीम के मेंबर्स किस तरीके से कोऑर्डिनेशन करेंगे, किस तरीके से वो एक दूसरे को फेस करेंगे, तो यहाँ पर सामंजस्य बनाने में थोड़ी परेशानियाँ आ सकती है। दूसरा ऑप्शन हमें बोल रहा है यह वित्त के संदर्भ में शिक्षण के अन्य विधियों की तुलना में सस्ता होता है। अब आप देखो, एक आइडियल टीचर, मैंने आपको बोला था कि जब भी आप पेपर सॉल्व करो तो खुद को क्या मानो कि आप एक आदर्श टीचर है, आप एक आदर्श शिक्षक है। आप कभी भी पैसों के बारे में नहीं सोचते हो, आप सिर्फ ये सोचते हो कि बच्चों का भविष्य किस तरीके से उज्जवल बनाया जाए। तो यह वित्त के संदर्भ में मतलब कहीं ना कहीं पैसों की बात कर रहा है, तो ये ऑप्शन आपका वैसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, कि यह वित्त के संदर्भ में शिक्षण की अन्य विधियों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा सस्ता होता है। तो हम लोग ये नहीं देखते हैं कि चीज़ें सस्ती है या महंगी है, हम लोग ये चीज़ें देखते हैं कि क्या उससे बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा हो पा रहा है। अगर टीम कोऑर्डिनेशन से बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा हो पा रहा है तो आप ज़रूर इस मेथड को, आप जो टीम टीचिंग की मेथड है इसको आप फॉलो करेंगे। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड और फोर्थ भी पढ़ लो। मानव संसाधन के सर्वोत्तम उपयोग के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर यहाँ पर मिलते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज का उपयोग करके बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके। तो तीसरा ऑप्शन ठीक है। फोर्थ ऑप्शन देखो, यह समय निर्धारण के संदर्भ में शिक्षण का एक अत्यंत लचीला तरीका है। बहुत अच्छे तरीके से टीचर यहाँ पर टीचिंग करवा सकता है, फ्लेक्सिबली, मतलब एक इलास्टेबल, एक लचीले तरीके से टीचर यहाँ पर बच्चों को टीचिंग करवा सकता है। तो फर्स्ट वाला मतलब पहला, तीसरा और चौथा तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। गलत है तो सिर्फ ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समस्या निवारण कौशल से संबंधित है। समस्या निवारण, जब भी आप किसी भी समस्या का समाधान करना चाहते हो, मतलब कि आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, आपके अंदर उस प्रकार का कौशल है कि आपके सामने यदि कोई भी समस्या होगी तो आप उसको ख़त्म कर सकते हो। तो इसके लिए क्या क्या स्टेप्स होना चाहिए, क्या क्या एलिमेंट्स, क्या क्या तत्व होना चाहिए। पहला है केवल लक्ष्य तक पहुंचने के चरण, मतलब स्टेप्स आप लोगे। दूसरा है लक्ष्य होना चाहिए आपके पास, केवल समस्या होना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो आप ही देखो कि इसका आंसर क्या हो सकता है। मान लो कि ये टॉपिक हमने पहले कभी भी नहीं पढ़ा है, फर्स्ट टाइम हमने एग्जाम में इस वाले क्वेश्चन को, इस प्रकार के टॉपिक को फेस किया है। तो अब आप खुद को अपनी रियल कंडीशन में डालकर देखो कि जब आपके सामने किसी भी प्रकार की समस्या होती है, ठीक है, मान लो ये बॉक्स एक प्रकार की समस्या है, ठीक है, मान लो इस बॉक्स को कैसे ओपन करना है, ये आपके लिए एक टारगेट रखा गया है, इस समस्या को सॉल्व करना है, इस बॉक्स को आपको ओपन करना है, कहीं से कहीं तक खुलने का कोई भी माध्यम नहीं है। तो आपके सामने ये बॉक्स के रूप में आपके पास लक्ष्य रखा हुआ है। आप ऐसे मान लो कि ये आपका एक लक्ष्य है, ठीक है, एक तरीके से ये समस्या है। अब समस्या क्या है, समस्या इसको खोलना, इसको कैसे ओपन किया जाएगा, ये आपके पास एक समस्या है। ठीक है, ये लक्ष्य हो गया, ये समस्या हो गई। और इस लक्ष्य को पहुंचने के लिए आप क्या क्या स्टेप्स लोगे, क्या क्या कदम आप उठाओगे, क्या क्या चरण आप अपनाओगे, वो तीन चीज़ें हो गई। ठीक है, हमारे सामने एक बॉक्स रखा हुआ था। देखो हमारे सामने क्या था, एक तरीके का बॉक्स रखा हुआ था जिसको हमें कैसे भी करके खोलना था। तो हमने कुछ स्टेप्स अपनाई, हमने कैंची वगैरह ले ली, हमने चाकू वगैरह ले लिया कि कैसे भी करके ये जो बॉक्स रखा हुआ है, इस बॉक्स को हमें खोलना है। जिस भी तरीके से आप खोलना चाहो तो आपने कुछ ना कुछ स्टेप्स उठाने होंगे, कुछ ना कुछ काम करना होगा, जिसकी वजह से आपका जो ये लकड़ी का बॉक्स है ये खुल जाएगा। लकड़ी का बॉक्स होगा या फिर हमारा जो प्लास्टिक का जो भी बॉक्स होगा। तो हमारे सामने समस्या होनी चाहिए, मतलब एक तरीके से लक्ष्य होना चाहिए, समस्या क्या है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और उस लक्ष्य तक आप कैसे पहुंचोगे, ये स्टेप्स आपके पास होना चाहिए, चरण आपके पास होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कुछ क्वेश्चन तो आप बिना पढ़े इन द सेंस कि लाइक आपने पहले अपनी लाइफ में कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं करें, सिर्फ उसको समझ के, उसके लैंग्वेज को समझ के आप उसको आसानी से आंसर यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बच्चा सोचता है, एक बच्चा क्या सोच रहा है अभी अपन देखते हैं। एक बच्चा सोचता है चूँकि वह रात के खाने के लिए पिज़्ज़ा चाहता है। बच्चे को रात के खाने में, बच्चे को डिनर में पिज़्ज़ा चाहिए। ठीक है,
तो उसके माता पिता को भी यही चाहिए, या किस प्रकार की सोच है। मतलब बच्चा ऐसा सोच रहा है कि रात के खाने में मुझे पिज़्ज़ा मिलना चाहिए, तो मतलब वो सोच रहा है कि उसके पेरेंट्स को भी रात के खाने में पिज़्ज़ा ही चाहिए होगा। ठीक है, तो कहीं न कहीं ये छोटे बच्चे वाली सोच है, छोटे बच्चा इस तरीके की सोच रखता है, लाइक मुझे खिलौने चाहिए तो पेरेंट्स को भी खिलौने चाहिए होंगे। मतलब नॉर्मली आप ऐसी सिचुएशन देखो कि अपने नॉर्मल हमारी लाइफ में कैसी सिचुएशन होती है, जैसे कि कोई एक छोटा बच्चा होता है, उसको भूख लगती है, तो हम उसको कुछ खाने के लिए देते हैं, तो साथ में वो हमें भी खिलाता है। उसे लगता है कि उसको भूख लग रही है, मतलब उसके आसपास जितने भी लोग बैठे हुए हैं उन सबको भूख लग रही होगी। तो उसकी सोच जो है वो किस प्रकार का चिंतन है, उसकी थिंकिंग क्या यहाँ पर शो कर रही है। क्या ये मेटा कॉग्निटिव थिंकिंग है? क्या ये स्व केंद्रित ईगो सेंट्रिक थिंकिंग है? क्या एक प्रकार का एब्स्ट्रैक्ट चिंतन है, अमूर्त चिंतन है, या फिर एक प्रकार की साइकोटिक थिंकिंग इसको अपन बोल सकते हैं, मानसिक चिंतन आप बोल सकते हो। तो देखो, एक बच्चा ऐसा सोच रहा है कि मेरे को भूख लग रही है, मतलब सामने मेरी मम्मी बैठी है, उसको भी भूख लग रही होगी। बच्चा पिज़्ज़ा खाना चाहता है तो वो सोच रहा है कि मेरे मम्मी पापा को भी आज पिज़्ज़ा जो है वो खाना है। तो ये थिंकिंग क्या शो करती है, ये एक प्रकार की जो थिंकिंग होती है ये ईगो सेंट्रिक चिंतन को शो करती है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब ये भी देख लो कि हमने पहला, तीसरा और चौथा जो ऑप्शन था उसको गलत क्यों मार्क किया। देखो, पहला ऑप्शन ये बोल रहा था कि मेटा कॉग्निटिव थिंकिंग मतलब कि एक तरीके का मेटा संज्ञानात्मक शिक्षण होता क्या है। तो देखो, मेटा का मीनिंग होता है बियॉन्ड द लिमिट। बियॉन्ड मतलब कि आप अपनी सोच के बहुत परे हो, सोच के परे इन द सेंस आप बहुत आगे का सोच रहे हो। तो बच्चा यहाँ पर बहुत आगे का सोच रहा हो, ऐसा इस क्वेश्चन से हमको पता नहीं चल रहा है कि वो फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। इस तरीके का कोई भी उसका विचार नहीं है पिज्ज़ा को लेकर। ठीक है, अमूर्त चिंतन, कल्पनात्मक चिंतन कर रहा है, तो ये भी चीज़ यहाँ पर सेट नहीं हो रही है। और वो एक साइकोलॉजिकल वे में सोच रहा है, तो बच्चे का एकदम से साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो पाना, तो ये चीज़ भी यहाँ पर सही नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ईगोसेंट्रिक चिंतन। वो खुद के बारे में खुद के नज़रिए से सोच रहा है, खुद को प्रायोरिटी पर रखकर अपने आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसके बारे में सोच रहा है, तो इसे हम ईगोसेंट्रिक चिंतन या फिर स्व केंद्रित चिंतन बोल सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिक्षार्थी सबसे अच्छी तरीके से सीखते हैं। बच्चे कब सबसे अच्छे तरीके से सीख सकते हैं? वे शिक्षक की बात सुनते हैं और कक्षा में सभी नियमों का पालन करते हैं। वे विषय को समझते और अच्छे नोट्स लिखते हैं। वे प्रासंगिकता को समझते हैं और अधिगम के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित होते हैं। या फिर वे सभी नियमों का पालन करते हैं और कक्षा में शांत रहते हैं। तो देखो, बच्चे कक्षा में शांत रहेंगे, नियमों का पालन करेंगे, तो वो एक तरीके से क्लास के अंदर ही दबे हुए रह जाएंगे। मतलब टीचर जो बोल रहा है वो उसी को फॉलो करेंगे, वो अपना खुद का डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वे विषय को समझते हैं, अच्छे नोट्स लिखते हैं, ये चीज़ भी यहाँ पर सेट नहीं हो रही है, क्योंकि ये तो एक तरीके से टीचर जो बोल रहा है सिर्फ उसी चीज़ को फॉलो करने वाली बात हो गई। वे शिक्षक की बात सुनते हैं और सभी नियमों का पालन करते, तो बच्चा अनुशासित तो हो जाएगा, लेकिन उसका डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो आंसर है, वे प्रासंगिकता को समझते हैं और अधिगम के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित होते हैं। जो भी प्रासंगिकता को समझते हैं, मतलब जो भी टीचर पढ़ा रहा है उस चीज़ को वो अच्छे से समझते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो मोटिवेट होते हैं, अपने गोल को प्राप्त करने के लिए वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं, मोटिवेट होते हैं। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। दे अंडरस्टैंड द रिलेवेंस एंड आर मोटिवेटेड टू अचीव द लर्निंग गोल। वे प्रासंगिकता को समझते हैं और अधिगम के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं, अग्रसर होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही सही क्वेश्चन आया है ये। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र होता है। मानव के मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या होता है? ब्रेन स्टेम होता है, अनुमस्तिष्क सेरेब्रम होता है, प्रमस्तिष्क सेरेब्रम होता है, या फिर मेरुदंड स्पाइनल कॉर्ड होती है। तो मस्तिष्क में बुद्धि कहाँ पर स्टोर होती है, ये चीज़ आपसे पूछी हुई है, आपको याद आ गया होगा। हमने बहुत सारी चीज़ें मस्तिष्क के ऊपर एक पर्टिकुलर टॉपिक भी किया है कि मस्तिष्क किस तरीके से कार्य करता है, मस्तिष्क के क्या क्या भाग होते हैं। प्रमस्तिष्क होता है, अनुमस्तिष्क होता है, पश्च मस्तिष्क होता है, अग्र मस्तिष्क होता है। ठीक है, मस्तिष्क में दायां गोलार्ध होता है, बायां गोलार्ध होता है, वो सारी चीज़ें आपकी और पूछे जाते हैं एग्जाम में। बहुत सारे क्वेश्चन आपके इसी चैप्टर से, मतलब इस मस्तिष्क वाले भाग से। देखो, बहुत सारे क्वेश्चन तो हमारे मस्तिष्क से ही बन जाते हैं, मतलब ये पूरा का पूरा ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर आ जाता है। और एक हमारा मेमोरी जो रहता है, स्मृति जो होता है, इससे हमेशा क्वेश्चन बनते ही हैं। तो ये दो टॉपिक तो ऐसे कर लेना है कि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, लाइक एसटीएम का क्वेश्चन आ जाए, एलटीएम शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, अल्पकालीन सेंसरी रजिस्टर्स जो होते हैं उसके बारे में क्वेश्चन आ जाए, तो आप आसानी से उसका आंसर कर सको। क्योंकि जो बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो इसी के ऊपर गहन अध्ययन करते रहते हैं, डीप स्टडी करते रहते हैं, अपने नए नए तरीके निकालते रहते हैं। लाइक PQRST मेथड क्या होती है, 7 + -2 फॉर्मूला भी मैंने आपको एक बार पढ़ाया हुआ था। 7
+1 +-2 फॉर्मूला क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, कनेक्टेड रहती है। तो हमें ये वाली चीज़ें पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी आपसे पूछा हुआ है मानव मस्तिष्क के अंदर बुद्धि का केंद्र क्या होता है, तो इसका आंसर क्या होगा कि मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र किससे कनेक्टेड होता है। इसका मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगी अभी, ठीक है, कि किस तरीके से मस्तिष्क ये होता है और किस तरीके से ये कार्य करता है। इसका आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का जो केंद्र होता है प्रमस्तिष्क होता है। यही चीज़, मस्तिष्क का यही वाला भाग आपको पशुओं से अलग करता है। पशुओं के अंदर वो वाली बुद्धि नहीं होती है, तो ये वाली चीज़ जो है आपको पशुओं से अलग करती है। मतलब इसके अंदर आपका बुद्धि, आप किस तरीके से थिंकिंग, आपका सोचने का नज़रिया क्या होता है, आप चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं, वो सारी चीज़ें आपके सेरेब्रम में होती है। अनुमस्तिष्क में क्या होता है, आपकी संवेदना जो होती है, आप किसी भी चीज़ को महसूस कर पा रहे हो, ठंडी सर्दी गर्मी महसूस कर पा रहे हो, कोई चीज़ गर्म है, आप किसी भी चीज़ पर हाथ लगा रहे हो, वो चीज़ आपको गर्म फील हो रही है, आपने बर्फ़ पर हाथ रखा तो अचानक से आपको ठंडक महसूस हुई, तो ये संवेदनाएं जो होती है ये आपके अनुमस्तिष्क का भाग होती है। और मेरुदंड, स्पाइनल कोड हमारा तंत्रिका तंत्र होता है जो हमारी मांसपेशियों को इंस्ट्रक्शन देता है कि क्या करना है, उनको एक्टिव करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र जो होता है प्रमस्तिष्क सेरेब्रम होता है। देखो ये रहा मस्तिष्क, हमने इसका पूरा स्ट्रक्चर भी पढ़ा था कि फ्रंटल लोब क्या होता है, टेम्पोरल लोब क्या होता है, सेरेब्रम क्या होता है, सेरेब्रम क्या होता है, ठीक है। तो ये आपके आगे जहाँ पर आपकी आईज होती है और ये आपके पीछे का भाग होता है और ये आपके पूरा आगे का भाग होता है। इसमें 2 गोलार्ध होते हैं, दाया गोलार्ध होता है, बायां गोलार्ध होता है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर होती है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं ये पूरा हमारा मस्तिष्क का स्ट्रक्चर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सही प्रतिक्रियाओं और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा तरीका है। सही प्रतिक्रिया और उचित व्यवहार को बढ़ाना, मतलब कि हम चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति या सामने वाला बच्चा जो है उचित व्यवहार करे, उचित तरीके से रिस्पॉन्स दे। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप उसे दंड दे दो, पनिशमेंट दे दो, आप उसकी प्रशंसा करो, आप उसको इग्नोर करो, मतलब इग्नोरेंस मतलब एक तरीके से चीज़ों को आप इग्नोर कर दो, उसकी अज्ञानता। और अगला जो ऑप्शन है सख्ती, आप उसके साथ बहुत ज़्यादा सख्ती से पेश आओ। तो सही प्रतिक्रिया और उचित व्यवहार को बढ़ाना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा उस व्यक्ति की क्या करनी पड़ेगी, उस बच्चे की प्रशंसा करनी होगी। प्रशंसा करने से वो खुद को एक मोटिवेटेड फील करेगा, मोटिवेटेड फील करने से वो सही कार्य करेगा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी, उसकी प्रेज़ करना होगा, उसकी प्रशंसा करनी होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, असाधारण बच्चों की व्यवहार संबंधी समस्याओं के निदान और उनके उपचार के लिए आमतौर पर किस विधि का प्रयोग किया जाता है। सेम क्वेश्चन हमने पढ़ा हुआ है, सेम क्वेश्चन तो नहीं, कुछ इस तरीके से पूछा हुआ था क्वेश्चन में कि एक बच्चा जो है बार बार स्कूल से भाग जाता है, ठीक है। तो इस कारण का पता आप कैसे लगाओगे या इसका उपचार, ये जो व्यक्ति कर रहा है, ये जो बालक कर रहा है कि वो क्लास से बार बार भाग जा रहा है, तो इसका उपचार आप कैसे करोगे। तो इसका उपचार आप कैसे करते हो, केस स्टडी के माध्यम से करते हो, केस स्टडी मेथड के थ्रू करते हो। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अगेन ऑप्शन नंबर बी। असाधारण बच्चों के व्यवहार संबंधी समस्याओं के निदान और उनके उपचार के लिए आप लोग किस विधि का प्रयोग करते हो, केस स्टडी का प्रयोग करते हो। अगला क्वेश्चन है, ध्वनियों के आधार पर पठन पाठन में कौन सा दृष्टिकोण विश्वास करता है। ध्वनियों के आधार पर आप पठन और पाठन कर रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं ध्वनियों से संबंधित चीज़ है। तो हमने देखा है कि ध्वनियों से संबंधित जो चीज़ होती है वो फोनिक्स होती है। फोनिक्स आप ऐसे याद रख सकते हो, आप फ़ोन पर क्या करते हो, किसी का भी कॉल आया तो आप फ़ोन उठाते हो, कॉल रिसीव करते हो और बातचीत करते हो। तो सामने वाला क्या कर रहा है, फ़ोन पर आपकी आवाज़ को सुन रहा हो, तो ध्वनि ही सुन रहा होगा। तो ध्वनियों से संबंधित क्या हो गया, हमारा फोनिक्स हो गया, ठीक है। तो ध्वनियों के आधार पर पठन पाठन कौन सा विश्लेषण, कौन सा दृष्टिकोण होता है, तो कौन सा दृष्टिकोण होगा, वो फोनिक्स होगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। फोनिक्स होते क्या है, फोनिक्स हम लोग यही समझते हैं ना कि लाइक इंग्लिश में आप लोग बोल रहे हैं ई, तो इसको आप किस तरीके से, इसका प्रोनाउंसिएशन किस तरीके से करोगे। तो आपको ये कुछ इस तरीके के शब्द दिखते होंगे, ये से और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जहाँ पर हम लोग फोनेटिक्स वगैरह पढ़ते हैं, तो वो ही सारी चीज़ें इस फोनिक्स के अंदर ही आती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो बहुत ही सही क्वेश्चन है ये। थॉमसन के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के लिंग की पहचान इस उम्र में कर सकते हैं, मतलब कि वो लड़का है या लड़की है, वो पहचान किस उम्र में होगी, 5 वर्ष में, 2 वर्ष में, 4 वर्ष में या फिर 3 वर्ष में। देखा आपने देखा होगा कि ये वाले बच्चे जो होते हैं बचपन में, बॉयज़ होते हैं, उनको गर्ल की ड्रेसेस, गर्ल की फ्रॉक्स वगैरह पहनना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। गर्ल्स होते हैं तो उन्हें बॉय के कपड़े पहनना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो ये वाली चीज़ कब जाकर बच्चों को समझ आती है, तो ये वाली चीज़ जो है 3 वर्ष,
3 वर्ष में जाकर बच्चों को समझ आ जाती है कि वो लड़के हैं तो उन्हें लड़कों की ड्रेसेस पहनना चाहिए, गर्ल्स है तो उनका व्यवहार उस तरीके का होना चाहिए, या फिर उन्हें उनकी जो ड्रेसेस होती है उनका ड्रेसअप जो होता है वो गर्ल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। एक नॉर्मली 3 वर्ष की आयु तक बच्चे इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। तो ये चीज़ किसने बताई है? ये चीज़ बताई है थॉमसन ने। उन्होंने क्या बोला है कि बच्चे अपने स्वयं के लिंग की पहचान जो है 3 वर्ष की उम्र में कर लेते हैं, मतलब वो समझ जाते हैं 3 वर्ष तक कि वो लड़का है या लड़की है। 3 वर्ष से पहले उन्हें कोई चीज़, ये चीज़ जो होती है कि मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ, तो ये चीज़ें पहले से समझ नहीं आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। 3 वर्ष में बच्चों को ये चीज़ पता चल जाती है। 3 वर्ष तक आप उन्हें जैसे चाहें वैसे कपड़े पहना सकते हैं। मेरा भी छोटा भाई, हमने उससे हमारी छोटी सिस्टर के बहुत ज़्यादा कपड़े पहना कर बहुत सारे पिक्चर्स लिए थे, और अब वो जब बड़ा हो गया तो हम लोग उसे बहुत ही ज़्यादा चिढ़ाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अच्छे से याद रख सकते हो चीज़ों को इंटरकनेक्ट करके। देखो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अगला क्वेश्चन हमें बोल रहा है, नकारात्मक अनुभवों के बजाय सकारात्मक याद रखने के लिए किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति का वर्णन करने हेतु किस पद का उपयोग किया जाता है। अब हमारे साथ बहुत ऐसी सिचुएशन हो रही है, आप इसको ऐसे समझो कि एक क्योट भी था बहुत अच्छा सा, वो भी मुझे याद नहीं आ रहा है, कि आपका दिन अच्छा हो या ना हो ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। उस दिन में आपके साथ कौन सी चीज़ अच्छी हुई है, एक भी चीज़ अच्छी हुई है तो वो चीज़ आपके पूरे दिन को एक बेहतरीन रूप दे देती है। इस तरीके का कुछ किसी ने डाला हुआ है, किसी बहुत बड़े पॉइंट का ये कुछ था। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर भी बताई हुई है कि आप आपके साथ नकारात्मक जितनी भी चीज़ें हो रही है आज के दिन में, मान लो आपके साथ बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें हो रही है, लेकिन आप उस सिर्फ एक चीज़ को देखकर खुश हो सकते हो। एक वो चीज़ है जिसके बारे में आप सोचकर खुश हो सकते हो। मान लो कोई भी एक चीज़ आपके साथ अच्छी हो गई, लाइक नॉर्मल सी चीज़ें ले लो, लाइक आपके गार्डन में आज एक रोज़ उग गया है, मतलब बहुत टाइम से नहीं उग रहा था, सडन आज एक रोज़ निकला है, तो उस चीज़ को देखकर, एक सकारात्मक चीज़ को लेकर आप पूरे दिन को हैप्पी बना सकते हो। तो ये चीज़ भी स्मृति का ही एक भाग होता है। तो अभी आपसे पूछा हुआ है, नकारात्मक अनुभवों के बजाय सकारात्मक याद रखने के लिए किसी भी व्यक्ति की प्रवृत्ति का वर्णन करने हेतु किस पद का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, पॉलिना इफेक्ट का। यहाँ पर पॉलिना इफेक्ट जो होता है इसका यहाँ पर प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, अब ये क्या चीज़ होती है अपन इसको समझ लेते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया कि आपके साथ बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें हो रही है, लेकिन आप उस चीज़ को भूल गए हो, किसके लिए आप कुछ अच्छा याद कर रहे हो, और आपके साथ जितना भी बुरा हुआ है आप इस चीज़ को भूल रहे हो। तो ये एक तरीके का साइकोलॉजिकल वे होता है बुरी चीज़ों को भुलाकर अच्छी चीज़ों को याद करने का। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। इसी से रिलेटेड मैं आपको 1-2 पॉइंट और यहाँ पर बता देती हूँ, ताकि नेक्स्ट जब भी क्वेश्चन आए तो आप उसको आसानी से कर सके। देखो नॉर्मली हम लोग नॉर्मल भाषा में 3 प्रकार की मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली मेमोरी हमारे पास होती है सेंसरी रजिस्टर, यानी कि संवेदी मेमोरी। अब ये संवेदी मेमोरी क्या होती है? संवेदी मेमोरी लाइक कुछ ही सेकंड्स के लिए आपको कोई चीज़ याद रहती है। जैसे कि आप अभी चल रहे हो, आपने रास्ते में देखा कि एक बोर्ड गिरा हुआ है, ठीक है, एक बोर्ड गिरा हुआ है, कोई भी चीज़ गिरी हुई है, तो आप थोड़े ही पल में 10 से 20 सेकंड के अंदर अंदर आप उस चीज़ को भूल जाओगे, क्योंकि उस चीज़ का आपसे कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो कुछ सेकेंड के लिए आपके दिमाग में वो चीज़ क्लिक करी, वो चीज़ आपकी संवेदी मेमोरी कहलाती है। लघुकालीन मेमोरी मतलब कि थोड़े समय के लिए रही, वो आपकी लघुकालीन मेमोरी है। दीर्घकालीन मेमोरी मतलब बहुत ही ज़्यादा, आप बोल सकते हो लंबे समय के लिए वो आपके माइंड में स्टोर है। मतलब आप कहीं घूमने गए थे 5 साल पहले और वो चीज़ आपको अभी तक भी याद है, तो वो आपकी दीर्घकालीन मेमोरी कहलाएगी। एक वीडियो मान लो, नॉर्मल हम लोग यूट्यूब पे क्या करते, सर्फिंग वगैरह करते, तो आपने कोई वीडियो देखा, आपको 2 से 4 घंटे उस वीडियो के बारे में याद रहा, या फिर हार्डली 1 घंटे याद रहा, उसके बाद आप उस वीडियो को भूल गए। ठीक है, तो वो आपकी लघुकालीन मेमोरी थी, मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी थी, थोड़े ही समय में आप उस चीज़ को भूल जाते हैं। अब इसी के बहुत सारे सब टाइप्स होते हैं, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट जो अपनी मेमोरी के ऊपर स्टडी करते रहते हैं, वो अलग अलग मेमोरी के प्रकार बताते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें मेनली आपको 3 याद रखना है। एक और आप इसके अंदर याद रख सकते हो, एक मेमोरी होती है हमारी फ्लैश बल्ब मेमोरी। इसके भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको याद रख सकते हो। इसका हिंदी नाम और इंग्लिश नाम दोनों सेम है, इसे फ्लैश बल्ब मेमोरी बोला जाता है। अब देखो, बल्ब का फ्लैश होना मतलब बल्ब अचानक से चल रहा है, बंद हो रहा है, बल्ब क्या कर रहा है, फ्लैश कर रहा है, तो इसी मेमोरी इसी से कनेक्टेड है, इसीलिए इसका नाम फ्लैश बल्ब मेमोरी रखा गया है। मान लो आप कहीं घूमने गए हो और अचानक से आपको आपका स्कूल, आप क्लास 5th में पढ़ते थे, और आपको आपका स्कूल का फ्रेंड अचानक से, आप दिल्ली घूमने गए, वहाँ पर आपको आपका
5 साल मतलब 5 साल क्या क्लास 5th में आप जब पढ़ रहे थे और आपको आपका पुराना फ्रेंड मिल गया, तो अचानक से आपको याद आया, आप मान लो अभी 35 साल के हो और आपको 5 साल में जब आपने देखा था वो इतना छोटा था और अचानक से आपकी मेमोरी दीर्घकालीन मेमोरी हो गई है। ये फ्लैश बल्ब मेमोरी जो आपकी दीर्घकालीन मेमोरी का ही हिस्सा होती है, इसमें आपको बहुत साल पुराना कोई चीज़ अचानक से रिकॉल हो जाती है, फिर अचानक से याद आ जाता है। तो इस प्रकार की मेमोरी को बोला जाता है फ्लैश बल्ब मेमोरी। मान लो आप इंदौर वगैरह कहीं घूमने गए और आप जब क्लास 5th में पढ़ते थे तो आपकी एक बेस्ट फ्रेंड थी जो कुछ कारणवश स्कूल को छोड़कर चली गई थी। वो अचानक से आपको दिखती है तो आपको अचानक से याद आ जाता है, यार ये तो इतनी छोटी थी और अचानक से इतनी बड़ी हो गई, मतलब इतना ज़्यादा चेंजेस आ गया। तो इस प्रकार की मेमोरी मतलब 5 साल के जब आप थे और अब आप 35 साल के हो गए, मतलब 30 साल बाद आप उस व्यक्ति को देख रहे हो, तो 30 साल तक वो चीज़ आपके माइंड में कहीं स्टोर थी, लेकिन इन 30 सालों में कभी भी आपको वो चीज़ याद नहीं आई। लेकिन उस व्यक्ति को देखने के बाद, आपके फ्रेंड को देखने के बाद अचानक से वो चीज़ आपके अंदर रिकॉल हो जाती है। तो उस प्रकार की मेमोरी को बोला जाता है फ्लैश बल्ब मेमोरी। ओके, ये चीज़ आप इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था, नकारात्मक अनुभवों के बजाय सकारात्मक याद रखने के लिए किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति का वर्णन करते हुए किस पद का उपयोग किया जाता है? तो किस पद का उपयोग किया जाता है? पॉलिन्ना इफेक्ट का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। मतलब आप बुरी चीज़ें भूलकर अच्छी चीज़ों को याद रखने का प्रयास कर रहे हो, तो ये आपका एक प्रकार का पॉलिन्ना इफेक्ट कहलाएगा। ठीक है, चलिए ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है और ये आपको कमेंट करके बताना है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस इज़ मोर रिलेटेड टू, या फिर बौद्धिक अवधारणा किससे संबंधित होती है? यथार्थपूर्ण चिंतन से, कंक्रीट थिंकिंग से, सहज चिंतन से, इंट्यूनेटिव चिंतन यानी इंट्यूनेटिव थिंकिंग से, तर्क संगत रैशनल थिंकिंग से, या फिर भावनात्मक चिंतन इमोशनल थिंकिंग से। तो हमारा बौद्धिक अवधारणा जो होती है वो किससे कनेक्टेड होती है ये आपको बताना है और ये है आपका होमवर्क। ठीक है, और सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, कल आपका वापस से EVS का सेशन होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।